अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हमने स्टेरिलाइजेशन के बारे में पढ़ना है। एसेप्टिक टेक्निक्स क्या होती हैं? एसेप्टिक टेक्निक्स कोई भी ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो स्टेराइल कंडीशंस में होते हैं, यानी कि जहाँ पर कोई कंटेमिनेशन वगैरह ना हो। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं? इसके अंदर हम स्टेरिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर डिटेल में। तो पहले हमें पता होना चाहिए सोर्सेज ऑफ कंटेमिनेशन क्या क्या हो सकते हैं। एटमॉस्फेयर, ब्रेथ, हैंड्स, क्लॉथिंग, हेयर, वर्किंग सरफेस और इक्विपमेंट। यहाँ से कंटेमिनेशन आ सकती है, ये सोर्सेज हैं कंटेमिनेशन के। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर ये तीन टर्म्स हैं जिनके अंदर काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाती है स्टेरिलाइजेशन, डिसइंफेक्शन और एंटीसेप्सिस में। स्टेरिलाइजेशन क्या होता है? किसी भी हमने चीज़ को, सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे हमने साफ़ कर देना। मतलब अगर कोई सरफेस है, कोई मीडियम है, उसके अंदर से हमने सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को गायब कर देना है, उनको हमने वहाँ से ख़त्म कर देना है। ठीक है, चाहे वो किसी भी स्टेट में हो। डिसइंफेक्शन के अंदर क्या होता है? हम क्या कहते हैं, इसी तरह से जो मीडियम है, कोई सरफेस है, कोई आर्टिकल है, कोई चीज़ है, उसको हम सिर्फ उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से साफ़ करेंगे, मतलब उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से पाक करेंगे जो पैथोजेनिक हैं। यानी कि इसके अंदर हमने सिर्फ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को गायब करवाना है, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को वहाँ से रिमूव करवाना है। ठीक है, जबकि जो एंटीसेप्सिस है, यानी इसके अंदर वो किल भी कर सकते हैं, मतलब किल वगैरह कर देंगे। ठीक है, सब खत्म हो जाएंगे। स्टेरिलाइजेशन के अंदर हर तरह की कंटेमिनेशन, डिसइंफेक्शन के अंदर सिर्फ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और एंटीसेप्सिस के अंदर हमने क्या करना होता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं ना, उसके अंदर उनको किल नहीं करवाया जाता, सिर्फ उनकी ग्रोथ रुकती है। ठीक है, सिर्फ उनकी ग्रोथ को रुकवाया जाता है, उनको किल नहीं करवाया जाता है। किसके थ्रू? एंटीसेप्सिस के थ्रू। तो ये तीन जो है इंपॉर्टेंट, इनके अंदर हमें डिफरेंस पता होना चाहिए। ये वाइवा वगैरह में भी पूछ लेते होते हैं। अच्छा, अब क्या है कि अब एसेप्टिक टेक्निक के अंदर किस किस चीज़ की स्टेरिलाइजेशन होना ज़रूरी होती है। ठीक है, एक तो कल्चर मीडिया की, उसके अलावा इसके अंदर जो रिएजेंट्स यूज़ हो रहे हैं, फ्लूइड्स जो यूज़ हो रहे हैं लैब के अंदर, फिर लेबॉर्ट्री कंटेनर्स और लेबॉर्ट्री इक्विपमेंट्स, इन सब चीज़ों की हमने, इन सब चीज़ों को बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, स्टेरिलाइज्ड होना चाहिए। इनके अंदर कोई भी कंटेमिनेशन किसी भी किस्म की नहीं होनी चाहिए। अब मेथड्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन दो तरह के हो सकते हैं, एक हो सकते हैं फिजिकल और एक हो सकते हैं केमिकल मेथड। तो इनको हम बारी बारी देखना है। पहले हम फिजिकल मेथड सारे देखेंगे। फिजिकल मेथड्स के अंदर चार आ जाते हैं। एक है ड्राई हीट मेथड, एक है मॉइस्ट हीट, फिर रेडिएशन मेथड और फिल्ट्रेशन मेथड। अच्छा, ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट के अंदर ना फ़र्क भी आ जाता होता है, ये अक्सर मिक्स भी हो जाते हैं। तो पहले हम इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं, साथ ये कि इसकी डेफिनेशंस भी हो जाएंगी, और फिर उसके बाद आगे हम मज़ीद इसकी जो टाइप्स हैं वो पढ़ लेंगे। तो ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन के अंदर क्या होता है कि हम इसके अंदर ड्राई एयर को यूज़ करते हैं हाई टेम्परेचर, यानी कि इसके अंदर हम हाई टेम्परेचर यूज़ करते हैं ज़्यादा देर के लिए। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या करना है? हाई टेम्परेचर यूज़ करना है ज़्यादा देर के लिए। इसमें प्रेशर नहीं है। ठीक है, प्रेशर पे नहीं हम करें, इसको हाई टेम्परेचर पे करें। जब जो मॉइस्ट हीट होती है ना, उसको हम लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे करते हैं। ठीक है, लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर, और इसके अंदर उल्टा, इसके अंदर हाई टेम्परेचर और प्रेशर नहीं है। फिर उसके अलावा ड्राई हीट के अंदर क्या होता है? इसके अंदर स्टीम या वाटर यूज़ नहीं होता। जाहिर सी बात है, ड्राई हमें नाम से पता चल रहा है, इसमें स्टीम या वाटर का कोई लेना देना नहीं है। जबकि जो मॉइस्ट हीट है, इसको स्टीम या वाटर की ज़रूरत होती है। फिर उसके बाद जो है ड्राई हीट, ये यहाँ से, ये इसके सामने वाला ये है। ठीक है, जो ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन है, ये डायरेक्ट फ्लेम पे होती है, प्रेशर पे नहीं होती है। ठीक है, जबकि जो मॉइस्ट हीट है, ये अंडर प्रेशर होती है। ठीक हो गया। और जो ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन है, इसको ज़्यादा टाइम लगता है, और मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन को कम टाइम लगता है। तो ये इन दोनों में थोड़े से फ़र्क हैं। ठीक है, ये अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है तो उसके अंदर भी हम लिख सकते हैं। और एक ये कि हमारी इन दोनों की डेफिनेशन भी हो गई है, ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट की। अब आगे हम मजीद इनकी टाइप्स पढ़ लेते हैं। तो पहला जो ड्राई हीट मेथड है, जो कि हाई टेम्परेचर पे हो रहा है, लो प्रेशर पे हो रहा है। ठीक है, जिसके अंदर हमें वाटर की ज़रूरत नहीं है, और जिसको टाइम भी ज़्यादा लग रहा है, डायरेक्ट फ्लेम पे हो रहा है। ठीक है, तो उसको फिर उसके आगे हम तीन हम मज़ीद देख लेते हैं। इसमें वैसे बहुत सारी आ जाती हैं, लेकिन हम जितनी हमसे हो सकता है हम कर लेते हैं। फ्लेमिंग, फ्लेमिंग और इंसिनरेशन और हॉट एयर ओवन। फ्लेमिंग के अंदर क्या होता है? हम सिंपली जो मेटालिक डिवाइसेस होती हैं, जैसे कि नीडल, सीजर्स वगैरह, इनको हम क्या करते हैं? फ्लेम के ऊपर कुछ मिनटों के लिए, मतलब इसको सिर्फ गर्म कर लेते हैं। इसको हमने रेड हॉट नहीं करना है, ये चीज़ याद रखनी है। इसको बस हमने थोड़ी देर के लिए गर्म कर लेना। उससे क्या होगा? उसके ऊपर जो भी माइक्रोब्स हैं, डस्ट हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं? डायरेक्टली बर्न हो जाएंगी वहाँ से। ठीक है, और वहाँ से ख़त्म हो जाएंगी ये आग की वजह से। ठीक है, तो इस तरह से हम फ्लेमिंग करते हैं, तो बहुत कॉमन है। उसके बाद इंसिनरेशन के अंदर हमने क्या करना है? तो ये ज़्यादातर इनोकुलेटिंग लूप्स वगैरह की हम इंसिनरेशन करवाते हैं। इनोकुलेटिंग लूप्स क्या होती हैं? इनको जब हम कल्चरिंग वगैरह करते हैं ना, तो इन लूप्स के थ्रू हम जो है बैक्टीरिया का जो इनोकुलम देते हैं, बैक्टीरिया का मतलब उसमें से लेके तो बैक्टीरिया हम किसी मीडिया में डालते हैं, तो वो इनोकुलेटिंग लूप्स जो होती हैं, उनको हम क्या करते हैं? उनको हम स्टेरिलाइज करने के लिए इंसिनरेशन यूज़ करते हैं। इसमें हम ये जो लूप का जो मेटालिक एंड होता है, उसको हम क्या कहते हैं? रेड हॉट करते हैं। अब पीछे वाले में रेड हॉट नहीं किया था, इसमें रेड हॉट
करते हैं, ठीक है, इससे सारे जर्म्स वगैरह ख़त्म हो जाते हैं। और ये कुछ इंसिनरेटर्स होते हैं, इस तरह के इंसिनरेटर्स होते हैं जिनकी मैंने यहाँ पे ये पिक्चर दिखाई हुई है। फिर उसके बाद हॉट एयर ओवन के अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम ड्राई मटेरियल्स को करते हैं, जैसे पाउडर्स, मेटल्स। अब पाउडर वगैरह को तो हम डायरेक्ट हीट के ऊपर नहीं कर सकते या ना ही उसकी फ्लेमिंग कर सकते हैं, ठीक है, तो उसको फिर हॉट एयर ओवन में करते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है कि ये इस तरह का हॉट एयर ओवन होता है, इसके जो हमने रैक्स हैं उसके अंदर हमने ये अपना जो भी मटेरियल है उसको हमने रख देना है, ठीक है। और फिर उसके बाद इसके अंदर हॉट एयर इसके अंदर सर्कुलेट की जाती है, ठीक है, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, मतलब पर्टिकुलर उसका टेम्परेचर होता है, पर्टिकुलर टाइम के लिए उसको की जाती है, और इस तरह से उसके अंदर जो भी कंटामिनेशन होती है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो ये तीन हमने पढ़ी हैं किसकी, ड्राई हीट की, ठीक है, फ्लेमिंग, इंसिनरेशन और हॉट एयर ओवन। फिर नेक्स्ट हम मॉइस्ट हीट मेथड में पढ़ते हैं, जिसके अंदर पानी का यूज़ हो रहा है, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हीट इज़ अप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ स्टीम और जस्ट बॉइलिंग, ठीक है। अब इसके अंदर तीन टेक्निक्स आ जाती हैं, बॉइलिंग, पास्चराइजेशन और बाय यूजिंग स्टीम या ऑटोक्लेव जो होता है। बॉइलिंग का हमें सिंपली पता है, बॉइलिंग सिंपली बॉईल करते हैं पानी के अंदर, ठीक है। इसके अंदर हम जो सर्जिकल सीजर्स वगैरह होती हैं, नीडल्स वगैरह होती हैं, इनको हम बॉइलिंग वाटर में डाल देते हैं और वहाँ उस तरह से हम उसको स्टेरिलाइज कर लेते हैं। पास्चराइजेशन में हमने क्या करना होता है, इसमें हमने जो पैकेज, जो नॉन पैकेज फूड वगैरह होती है, जैसे मिल्क, फ्रूट्स वगैरह, इस तरह की जूस वगैरह, इन चीज़ों को हमने क्या करना होता है, इसमें हमने इनको स्टेरिलाइज करना होता है। हमने इनकी क्या कहते हैं, इनको हमने ट्रीट करवाना है किस तरह से, तकरीबन 100 डिग्री सी से भी कम हीट पे, ठीक है, माइल्ड हीट पे। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसके अंदर से पैथोजेंस वगैरह निकल जाते हैं। जब पैथोजेंस वगैरह निकल जाएंगे तो उनकी जो शेल्फ लाइफ है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, यानी कि उनको हम वैसे ज़्यादा देर के लिए हम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पास्चराइजेशन इसलिए की जाती है पैकेज और नॉन पैकेज फूड्स वगैरह के लिए। फिर नेक्स्ट है ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव के अंदर इस तरह का ऑटोक्लेव होता है, इसके अंदर ये स्टीम यूज़ की जाती है, ठीक है। इसके अंदर क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, स्टीम स्टेरिलाइजेशन इक्विपमेंट। अच्छा, अब ये प्रोसेस क्या होता है, एट अ टेम्परेचर ऑफ 115 डिग्रीज फॉर 60 मिनट्स, या तो हम ये कह सकते हैं कि 115 डिग्रीज पे 60 मिनट्स के लिए, या फिर बेटर ये है कि हम ये कह दें कि 121 डिग्रीज फॉर 20 मिनट्स एट 15 PSI प्रेशर, ठीक है। तो ये हम इसके अंदर याद रख लेते हैं 120 डिग्रीज पे, ठीक है, 20 मिनट्स और 15 प्रेशर, ठीक हो गया। तो ये इस तरह से हम ये ऑटोक्लेव करते हैं, और ये बहुत कॉमन मेथड है ड्रग्स वगैरह को ये करवाने के लिए। जब आगे हम टिश्यू कल्चर की टेक्निक वगैरह पढ़ेंगे तो उसके अंदर हमें ऑटोक्लेव का बार बार जो है वो यूज़ हमें नज़र आएगा, ठीक है। तो इसके अंदर जो है वो जो भी चीज़ होती है जिसको भी हमने करवाना है उसको हम रख देंगे और फिर इसका ऊपर से ढक्कन बंद कर देंगे, ठीक है। और फिर इतना मतलब कि 20 मिनट के लिए इतना इसका टेम्परेचर, इतना प्रेशर होगा, तो फिर उसके बाद जो है जब हम उस चीज़ को निकालेंगे तो वो स्टेरिलाइज हो गई होगी। तो ये तीन थे किसके, मॉइस्ट हीट के, ठीक है, बॉइलिंग, पास्चराइजेशन और बाय यूजिंग स्टीम, या हम कह सकते हैं ऑटोक्लेव को हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं रेडिएशन मेथड, ठीक है। पहला था मॉइस्ट हीट, ड्राई हीट, फिर मॉइस्ट हीट, अब तीसरा है रेडिएशन मेथड। रेडिएशन मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, पैक्ड मटेरियल्स वगैरह जो होते हैं उनको हम रेडिएशन के थ्रू हम स्टेरिलाइज कर लेते हैं। इसकी मेन दो टाइप्स होती हैं, एक है नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन को यूज़ करके करते हैं और एक आयनाइजिंग रेडिएशन को यूज़ करके करते हैं, ठीक है। तो अब इसको हम देख लेते हैं। पहले नॉन आयनिक रेडिएशंस को यूज़ करते हुए जो स्टेरिलाइजेशन होती है ये सेफ़ होती है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो सिंपल जो क्या कहते हैं अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस वगैरह जो हैं ये यूज़ होती हैं। ये ज़्यादातर ये जो एंट्रेंसेस होती हैं, डोर एंट्रेंसेस होती हैं, वहाँ पर इसको यूज़ किया जाता है ताकि माइक्रोब्स वगैरह एयर के थ्रू जो हैं अंदर ना आ सके, ठीक है। तो नॉन आयनिक रेडिएशंस कौन कौन सी होती हैं, इंफ्रारेड रेडिएशंस और यूवी रेडिएशन। जबकि जो आयनिक रेडिएशंस होती हैं ये पावरफुल होती हैं, ठीक है, ये पावरफुल होती हैं और स्टेरिलाइजेशन के लिए बहुत यूज़फुल हैं। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो ऑपरेटर यानी कि जो इंसान काम कर रहा है ना उसको इससे अपने आप को प्रोटेक्ट करना होता है, ठीक है, कि उसका इससे एक्सपोजर ना हो, क्योंकि ये नुकसान पहुंचा सकती हैं, ठीक हो गया। यानी कि इसके यानी आयनिक रेडिएशन से जब काम करना है लैब के अंदर तो प्रॉपर क्लॉथिंग होनी चाहिए, प्रॉपर मतलब अपने आप को बचाना है इससे, ठीक है, इन रेडिएशन से। और इसके अंदर आ जाती हैं एक्सरेज, गैमा रेज एक्सेट्रा। तो ये क्या थे, ये रेडिएशन मेथड था स्टेरिलाइजेशन का, ठीक हो गया। अब लास्ट पे आ जाता है फिजिकल मेथड का, लास्ट वाला है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के अंदर हमने सिंपली क्या करना है, हमने इसके अंदर क्या कहते हैं, हमने कोई मतलब कि किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय नहीं करना, सिंपली हमने इसको फिल्टर कर लेना है, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, मतलब इसके अंदर कोई हीट वगैरह कुछ नहीं हो रहा, सिंपली हमने क्या करना है, इसके अंदर फिर हम कौन से चीज़ों को हम करेंगे, हीट सेंसिटिव लिक्विड एंड गैसेस को हम कि हम फिल्ट्रेशन करवाएंगे ताकि उनको कोई मसला ना हो, वो खुद ख़राब ना हो, उनकी स्टेरिलाइजेशन के दौरान वो ख़राब ना हो जाए, ठीक है। तो इन्होंने क्या करना है, सिंपली उनको रिमूव कर देना है। किस तरह से, अब तीन तरह के फ़िल्टर्स होते हैं, मेम्ब्रेन फ़िल्टर्स,
साइड्स फिल्टर और कैंडल फिल्टर। सबसे पहले आ जाते हैं मेम्ब्रेन फिल्टर। ये सिंपल टाइप ऑफ फिल्टर हैं, ठीक है, थिन फिल्टर होते हैं ये, इस तरह के, ये आपको पिक्चर में नजर आ रहे होंगे। ये सेलुलोज से मिलके बने होते हैं, मतलब सेलुलोज के बने हुए होते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या करना है, इन्होंने फ्लूइड्स और गैसेस वगैरह को अपने अंदर से, जब इसके अंदर से गुजरेंगी तो इन्होंने क्या करना है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह आएंगे उनको इन्होंने अपने पास रख लेना, और बाकी जो फ्लूइड और गैसेस वगैरह हैं वो इसके अंदर से गुजर जाएंगी, ठीक है। और ये क्या कहते हैं, लिक्विड सॉल्वेंट्स और गैसेस वगैरह को कहते हैं स्टेरिलाइज करने के लिए यूज़ होते हैं। डिसएडवांटेजेस का क्या है कि इसका जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के क्या कहते हैं रप्चर होने के चांसेस होते हैं इसके अंदर, ठीक है, मेम्ब्रेन के रप्चर होने के चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जब मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएगी तो फिर स्टेरिलाइजेशन प्रॉपर नहीं होगी, ठीक हो गया। तो ये मेम्ब्रेन फिल्टर्स थे जो कि सेलुलोज से बने हुए हैं, मैं रिपीट कर रही हूँ, सेलुलोज से बने हुए हैं, ठीक है। फ्लूइड्स और गैसेस वगैरह को हम इसके अंदर से मतलब जब फ्लो होता है, फ्लूइड्स या गैस वगैरह फ्लो इसके अंदर से होता है, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह हैं वो ट्रैप हो जाते हैं इसके ऊपर, ठीक हो गया। और इसका क्या नुकसान है कि ये इसकी जो मतलब जो मेम्ब्रेन है वो रप्चर कर जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद साइड्स फिल्टर के अंदर क्या है, ये एस्बेस्टस से मिलके बने हैं, ठीक है। एस्बेस्टस या किसी और मटेरियल से। एस्बेस्टस क्या होता है, ये सिलिकेट मिनरल्स होते हैं, ठीक है, इससे ये बने हुए होते हैं और ये पैड लाइक होते हैं, ठीक है। मेम्ब्रेन फिल्टर से ये थिक होते हैं, ये इसके पिक्चर के अंदर में नज़र आ रहे हैं। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर अब रप्चरिंग नहीं होगी। पीछे वाले में क्या मसला था, वो रप्चर हो जाते हैं, तो ये अब थिक हैं तो इनके अंदर मतलब ये रप्चर नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन अक्सर ये होता है कि जो सोल्यूशन होता है जिसकी हम फिल्ट्रेशन करवा रहे हैं वो ये जो इसके जो पैड्स होते हैं उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। तो फिर इसलिए हम इसकी अल्टरनेटिव एक टाइप यूज़ करते हैं, सिंटर्ड ग्लास फिल्टर्स, जो कि ग्लास से बने हुए होते हैं। जब वो ग्लास से बने हुए हैं तो फिर क्या है कि वो लिक्विड वगैरह को अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, ठीक है। और इनका नुकसान क्या होता है, डिसएडवांटेजेस का हम देख लेते हैं कि ये ब्रिटल हैं और मतलब इजीली ये टूट सकते हैं, ठीक हो गया। तो इसके अंदर क्या है कि ये एस्बेस्टस या किसी और मटेरियल से मिलके बने हुए हैं, थिक होते हैं, ठीक है। और इनके ये क्या कहते हैं, ये रप्चर नहीं करते हैं। फिर उसके अलावा ये इनके जो पैड होते हैं इसके अंदर अक्सर सोल्यूशन वगैरह अब्जॉर्ब भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम अल्टरनेटिव टाइप यूज़ करते हैं जिनको हम सिंटर्ड ग्लास फिल्टर कहते हैं। और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर नहीं अब्जॉर्ब होता है, ठीक है, लिक्विड वगैरह इसमें अब्जॉर्ब नहीं होगा। लेकिन और डिसएडवांटेज इन फिल्टर्स का क्या है कि ये ब्रिटल हैं और इजीली टूट सकते हैं। फिर कैंडल फिल्टर्स हैं, ये क्ले लाइक डायटमस मड से मिलके बने हुए हैं, ठीक है। ये डायटमस मड से मिलके बने हुए हैं जो कि क्ले की तरह की होती है, ठीक है। अब इसके अंदर ना क्या कहते हैं, इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, एलजी के बने हुए पोर्स होते हैं। ये कैंडल फिल्टर हमें नज़र आ रहा है, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, मतलब इसके अंदर बहुत सारे जो हैं वो पोर्स होते हैं। अब माइक्रोब्स क्या हैं, जब इसके अंदर से जब कोई भी हम चीज़ जो सोल्यूशन वगैरह है या कुछ भी जिसकी हमने स्टेरिलाइजेशन करवानी, जब वो इसके अंदर से गुजरेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, जो उसके अंदर जो माइक्रोब्स होंगे वो इन पोर्स के अंदर फंस जाएंगे, ठीक है, स्टक हो जाएंगे वहाँ पर, ठीक है। और इस तरह से हम जो है फिल्ट्रेशन करवा सकते हैं कैंडल फिल्टर के थ्रू। अब ये अगर हम देखा जाए तो ये इनको बहुत ज़्यादा डिटेल में आगे हम हर एक जो है तरीके को मज़ीद मतलब उसकी टाइप्स और हर तरह से कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमने सिंपल स्टेरिलाइजेशन लिखना है, ठीक है। तो स्टेरिलाइजेशन के अंदर हम हर चीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा सा लिखेंगे, हर टाइप के बारे में थोड़ा थोड़ा सा लिखेंगे, इसलिए हम इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर नहीं जाएंगे। तो ये सारे थे हमारे फिज़िकल मेथड, एक बार हम देख लेते हैं ताकि रिवाइज हो जाए। क्या क्या था जी, ड्राई हीट मेथड जिसके अंदर क्या क्या था, फ्लेमिंग, इंसिनरेशन और हॉट एयर ओवन। फिर उसके बाद मॉइस्ट हीट मेथड, इसमें क्या था, बॉइलिंग, पास्चराइजेशन और ऑटोक्लेव। फिर उसके बाद क्या था नेक्स्ट, रेडिएशन मेथड जिसमें आयनिक और नॉन आयनिक रेडिएशंस यूज़ होती हैं, ठीक है। और उसके अलावा फिल्ट्रेशन था जिसमें हमने 3 तरह के फिल्टर्स पढ़े थे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इसके बाद आ जाते हैं हमारे केमिकल मेथड्स। केमिकल मेथड्स इसके अंदर हम जाहिर सी बात है हम इसमें केमिकल्स को यूज़ करेंगे, केमिकल बैक्टीरिसाइडल एजेंट्स को हम यूज़ करेंगे, ठीक है, जो कि इनको मतलब कि इनको रिमूव वगैरह करवाने के अंदर हमारा काम करेंगे। फिज़िकल मेथड्स भी कुछ ऐसी मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके स्टेरिलाइजेशन के लिए फ़िज़िकल मेथड्स भी होते हैं, मतलब बेहतर होते हैं, लेकिन जो हीट सेंसिटिव मटेरियल्स वगैरह होते हैं जैसे प्लास्टिक, फाइबर ऑप्टिक्स वगैरह हैं, तो उनके लिए ये इतने इफ़ेक्टिव नहीं होते हैं, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद क्या है कि अच्छा अब इस वजह से फिर हम क्या करते हैं, हम केमिकल मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, अब केमिकल मेथड हम आगे केमिकल मेथड के आगे दो तरह के होते हैं, या तो लिक्विड या फिर गैशियस स्टेट में हम केमिकल को लिक्विड या फिर गैशियस स्टेट के अंदर हम यूज़ करते हैं स्टेरिलाइजेशन के लिए। ठीक हो गया, यानी कि यहाँ पर हमने क्या बात की, एक तो ये बात कर ली कि केमिकल्स को हम यूज़ करते हैं, दूसरी चीज़ हमने ये की कि फिजिकल मेथड जो हैं उनसे हम हीट सेंसिटिव मटीरियल्स वगैरह को ईजिली हम उसको स्टेरिलाइज नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हम केमिकल मेथड यूज़ करते हैं। अब इन केमिकल मेथड को हम, इसमें जो केमिकल है वो लिक्विड या गैशियस स्टेट के अंदर यूज़ हो सकता है। तो अब इसके अंदर क्या है कि जो मटेरियल है जो कि स्टरलाइजेशन जिसकी हम कर रहे हैं वो उस केमिकल के साथ कंपेटेबल होना चाहिए। ये नहीं कि वो जिस मटेरियल की जिस फॉर एग्जांपल अगर कोई चीज़ है, कोई सोल्यूशन है, उसकी अगर हम करवा रहे हैं किसके साथ, इथाइलिन ऑक्साइड के साथ करवा रहे हैं, तो अगर वो दोनों पहले से दुश्मन होंगे, कंपेटेबल ही नहीं होंगे, तो वो तो वैसे ही उसको ख़राब कर देगा बजाय स्टरलाइजेशन करने के। तो उन दोनों का आपस में कंपेटेबल होना ज़रूरी होना चाहिए। ठीक है, और उसके अलावा हमने इस मेथड के दौरान जो है वो सेफ्टी रूल्स को भी क्या कहते हैं उसका भी ध्यान रखना है, यानी कि केमिकल एजेंट्स के साथ, यानी कि ये कि मतलब हम ताकि हमें खुद को नुकसान ना हो। ठीक है, जो भी वहाँ पर ये काम कर रहा है उसको खुद को नुकसान ना हो या इर्द गिर्द की कोई चीज़ ख़राब ना हो। ठीक है, तो प्रॉपर हमें ख्याल रखना पड़ता है इसके अंदर। और जो केमिकल मेथड्स हैं इनके दो तरह के होते हैं, जैसे मैंने अभी पहले भी बताया, लिक्विड या गैशियस। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं कि केमिकल स्टेरिलाइजेशन की दो टाइप्स हैं, एक है गैशियस स्टेरिलाइजेशन और एक है लिक्विड स्टेरिलाइजेशन। ठीक हो गया, गैशियस स्टेरिलाइजेशन के अंदर क्या करना होता है, हमने डिफरेंट गैसेस के थ्रू स्टेरिलाइजेशन करवानी होती है। ठीक है, एक चैम्बर है, एक क्लोज चैम्बर के अंदर, जाहिर सी बात है जब गैसेस का काम करना है तो हम एक क्लोज चैम्बर में करेंगे। ठीक है, प्रेशराइज चैम्बर के अंदर हमने क्या करना है, किसी भी इक्विपमेंट या डिवाइस या जो भी क्या कहते हैं हमने उसको क्या कहते हैं डिफरेंट गैसेस से हमने उसको एक्सपोज करवा देना है। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव टेक्निक होती है। ठीक है, क्योंकि जो गैसेस होती हैं ना, ये छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं उनमें से भी पास हो जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं ये। फिर उसके अलावा एक मसला यहाँ पर ये होता है क्योंकि जो कुछ जो टॉक्सिक गैसेस होती हैं वो यहाँ से रिलीज़ भी हो सकती हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें जो सिस्टम है वहाँ से उनको मतलब रेगुलरली रिमूव करवा देना चाहिए। ये नहीं कि बहुत सारी गैसेस जो हैं वो जमा हो जाए और उससे मसला हो जाए कोई। ठीक है, और डिफरेंट गैसेस का डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, ये नहीं कि एक ही तरीके से सारी गैसेस नहीं काम करेंगी, डिफरेंट का डिफरेंट जो है वो एक्शन होता है। अब इसके अंदर भी आगे मज़ीद के कौन कौन सी गैसेस यूज़ होती हैं पहले हम यहाँ से देख लेते हैं। इथाइलिन ऑक्साइड, फॉर्मल्डिहाइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ओजोन, ये हम फॉर एग्जांपल हम ये लिख सकते हैं कि ये सारे यूज़ होते हैं। अगर हम इसको अलग से टॉपिक पढ़े होते तो फिर हम बारी बारी इसका देखते कि ये किस लिए यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पर हमें इतना लंबा इसको करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम सिंपली बस इसके अंदर गैस स्टेरिलाइजेशन के बारे में बात करेंगे और ये इसकी एग्जांपल्स लिख लेंगे कि ये चीज़ें यूज़ होती हैं, ये गैस स्टेरिलाइजेशन के अंदर यूज़ होते हैं। फिर उसके बाद लिक्विड स्टेरिलाइजेशन क्या है, इसके अंदर हमने क्या करना है, किसी भी इक्विपमेंट वगैरह को किसी लिक्विड स्टेरिलेंट के अंदर हमने उसको रख देना है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो भी उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह होंगे या उनके स्पोर्स वगैरह होंगे वो किल हो जाएंगे। ठीक है, लिक्विड स्टेरिलाइजेशन यानी कि इसके अंदर हमने कोई केमिकल यूज़ करना है। ठीक हो गया, और ये क्या कहते हैं, ये गैशियस स्टेरिलाइजेशन की तरह इफेक्टिव तो नहीं होती है, लेकिन ये है कि जहाँ पर कंटेमिनेशन थोड़ी कम होती है वहाँ पर इसको यूज़ किया जा सकता है। तो लिक्विड स्टेरिलाइजेशन के अंदर क्या क्या कौन कौन से केमिकल्स कौन कौन से यूज़ हो सकते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड है, फिर उसके बाद ग्लूटाराल्डिहाइड है और हाइपोक्लोराइड है। ठीक है, तो ये सारे थे, ये दोनों थे मेथड्स केमिकल स्टेरिलाइजेशन के, जिसके अंदर हमने क्या देखा है, गैशियस वाला जो है वो ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, मोर इफेक्टिव होता है, लेकिन जहाँ पे कम कंटेमिनेशन है वहाँ पे हम लिक्विड स्टेरिलाइजेशन को भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी थी हमारी स्टेरिलाइजेशन की टाइप्स थी। ठीक है, और एक बार हम थोड़ा सा देख लेते हैं, फिजिकल मेथड थे, केमिकल मेथड थे। ठीक है, फिजिकल मेथड के अंदर तीन थे जिनके हमने डिफरेंसेस के हिसाब से भी देख लिया, इन दोनों का डिफरेंस भी कर लिया क्योंकि वो शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है, और फिर आगे हम इनकी मज़ीद तीन तीन टाइप्स पढ़ ली। ठीक है, इसकी तीन थी, इसकी तीन थी, इसकी दो थी और इसकी भी तीन थी। ठीक हो गया, और उसके बाद फिर हमने केमिकल स्टेरिलाइजेशन पढ़ा। केमिकल स्टेरिलाइजेशन के अंदर हमने क्या पढ़ा था जी, एक हमने पढ़ा था गैशियस स्टेरिलाइजेशन और एक हमने पढ़ा था लिक्विड स्टेरिलाइजेशन। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, और मैंने मटेरियल जितना मतलब एक लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर लिखा जा सकता है मैंने तकरीबन लिख दिया है। ठीक है, स्लाइड्स के अंदर लिखने का यही मकसद होता है कि आपको नोट्स वगैरह बनाने में आसानी हो। तो इसके अलावा अगर आपने कोई और टॉपिक समझना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।